In this video, we're going to discuss about this problem related to single phase half bridge inverter। और यहाँ पे लोड अगेन हमने जो है वो रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड को कंसिडर किया है। मैं थोड़े से इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या हमारे पास इसके अंदर जो है गिवन है। गिवन वी हैव बेसिकली ये 10 ओम जो है रेजिस्टिव लोड है और उसके साथ जो इंडक्टेंस है वो है 0.1 हेनरी की, और फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑपरेटिंग दिस इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। वी एस जो हमने यहाँ पे सप्लाई लगाई है वो 220 वोल्ट्स की है जिसको कर रही है। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। एंड इवेंचुअली जब इसी की डिस्कशन में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो किस तरीके से इससे रिलेट कर जाता है। पहली चीज़ है आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स ऑफ लोड वोल्टेज, सेकंड आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स ऑफ लोड करंट। तो ये इन दोनों को सेपरेटली क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, होता ये कि अगर हम लोग रेजिस्टिव लोड के लिए कर रहे होते तो जो हार्मोनिक कंपोनेंट्स वोल्टेज के निकलते हैं वो सिमिलरली करंट के भी निकलते हैं। लेकिन जब आप रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड को कंसिडर करते हैं तो फिर लोड के जो हार्मोनिक्स होते हैं वो डिफरेंट आएंगे और वोल्टेज के जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो वो देखेंगे। फिर आगे है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द लोड वोल्टेज, ठीक है, और सिमिलरली टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ द लोड करंट। रेजिस्टिव केस में ये दोनों सिमिलर होती हैं। लास्ट है पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, कितनी जो है पावर जो है वो एब्जॉर्ब की गई है लोड की तरफ से। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि पावर टॉनिक्स में जो हम लोग बात करते हैं अक्सर, तो इंडक्टिव जो लोड है वो किसी भी किस्म की पावर एब्जॉर्ब नहीं करता। रेजिस्टिव जो लोड है बेसिकली वो पावर एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। तो उसको हम भी देखेंगे, ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर हैं। तो नाउ वी विल बेसिकली स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या जो है बनता है। अच्छा, प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है ये रिलेट कर जाता है, हम इससे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए मैंने फोरियर सीरीज़ और खुद ही फाइंड नहीं की थी, क्योंकि हम हाफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए कर चुके थे, तो वही चीज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए भी हो जाती है। तो हमारे पास जो बेसिकली कंपोनेंट आता है वो आता है 4Vs एन पाई। ये पीक वैल्यू है जो आपके पास आ रही होती है। तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के लिए हमने ये फाइंड आउट किया था और वहाँ पे वो 2Vs ओवर एन पाई था। तो फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए वो सिमिलर सिंपल होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है, सिमिलर हार्मोनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ आपके पास 2Vs की जगह 4Vs आ जाता है। अगर आपने इसके साथ, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम वो रिक्वायर करती है आरएमएस वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये क्योंकि पीक होता है, पीक वैल्यू होती है, तो इसको आप सिंपली अगर डिवाइड कर दें √2 से तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रिसर्च। तो हमारे पास जो है Vs जो है हमारे पास वो 220 वोल्ट्स है, ठीक है। यानी इधर हमें गिवन था, ये भी मैंने आपको पहले जो प्रॉब्लम बताया था उसमें ये गिवन था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास फंडामेंटल होगा 4Vs जो है मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट्स, और चूँकि यहाँ पे n जो है 1 है एंड मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसको √2 से कर देंगे ताकि हमें आरएमएस वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाए। सो इफ यू डू द कैलकुलेशंस वी विल गेट 198.1 वोल्ट। We move on with the next one, V3. So we have 4 220 वोल्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय पाई √2। सो अगेन वी डू द कैलकुलेशंस, वी विल गेट 66.03 वोल्ट्स, ठीक है, वी विल गेट दिस थिंग। और इसके बाद हमारे पास हम देखेंगे V5। ये मैंने यहाँ पे क्यों ऑड में क्यों ले रहा हूँ, तो वो मैंने सारा जो है वो क्लियर किया हुआ है। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर की जो मैंने फोरियर सीरीज निकाली थी उसमें मैंने बताया था कि जो ऑड सिमेट्री की वजह से हमारे पास सिर्फ B(n) के कोफिशिएंट्स होंगे और वो भी ऑड कोफिशिएंट्स होंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे हम वो ले रहे हैं 4 220 वोल्ट्स 5 मल्टीप्लाई बाय पाई √2 एंड दिस इज इक्वल टू 39.61 वोल्ट्स। और V7 हमारे पास जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 220 वोल्ट्स एंड 7 मल्टीप्लाई बाय पाई √, यहाँ पे ले लेंगे तो वी विल हैव 28.3 वोल्ट्स। और हमारे पास अगर हम लेंगे तो V9 दैट इज इक्वल टू
4 into 220 volts, 9 into pi under root 2, that is equal to 22 volts. ये आ गया हमारे पास तमाम हार्मोनिक कंपोनेंट्स जो इसके होंगे, ठीक है। सो ये इसकी जो है, ये पहला वाला जो पार्ट था ए पार्ट, उसकी ये तकरीबन सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल है, उसमें सिर्फ जस्ट रिप्लेस कर दें, वैल्यूज़ निकाल लें, तो आपके पास जो हैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी ऑब्टेन। इसको कोई इतनी डिफ़िकल्ट होनी नहीं चाहिए। ये वैल्यूज़ आप स्टोर कर लें या सेव कर लें, जैसे हम यहाँ पे चाहें आप लिख सकते हैं V1 इज़ इक्वल टू 198.1 वोल्ट, V2 इज़ इक्वल टू 66.03 वोल्ट्स, V2 नहीं, सॉरी V3, V5 इज़ इक्वल टू 39.61 वोल्ट्स, ठीक है, V7 इज़ इक्वल टू 28.3 वोल्ट्स और V9 इज़ इक्वल टू 22 वोल्ट्स। हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे। जो हमारा पार्ट बी है, ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसमें और हमें ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने इससे जो वैल्यूज़ थी हार्मोनिक कंपोनेंट्स की जो हैं आरएमएस वैल्यूज़ निकाल ली। अच्छा, करंट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है एक चीज़ ये कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, एंड दैट विल इवेंचुअली गिव अस आर स्क्वेयर प्लस एन ओमेगा एल की स्क्वेयर जेड एन। यहाँ पे हम लेंगे ये इम्पिडेंस की वैल्यू लेंगे, और अगर हम इस इम्पिडेंस की वैल्यू के साथ जो है डिवाइड कर दें जो हमारे पास वोल्टेजेस की वैल्यूज़ आई हैं, तो हमारे पास जो है आ जाएगा आई ऑफ एन इज़ इक्वल टू वी ऑफ एन ओवर जेड ऑफ एन। हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हैं। ये जो जेड एन ऑफ एन की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम ले लें जेड ऑफ एन, तो ये अंडर रूट आर की स्क्वायर क्या था 10 की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एल। सो ओमेगा वाज गिवन बाय एज 2 पाई एफ, सो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50, और एल की वैल्यू थी 0.1। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगी स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो लेट अस बेसिकली जो है इसको करते हैं। इसे जब हम अगर हम वैसे हम कहें तो कैलकुलेट कर लें, तो ये हमारे पास जो है आ जाएगी वैल्यू। तो पहले हम करेंगे Z1 के लिए। Z1 के लिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास है अंडर रूट 10 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे n वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50.1 की 0.1 से मल्टीप्लाई करें, और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर। सो इफ़ यू डू दिस थिंग, हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस, अब ये 1 के लिए हमने किया है, हमारे पास हो जाएगा 31.44159 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी 32.97 ओम। हमारे पास Z1 आ जाएगी। सो यू कैन बेसिकली राइट इट हियर, Z1 is equal to 32.97 ohm. Do the same equation solutions for Z3. Only difference यहाँ पे ये है कि यहाँ पर 10 स्क्वायर प्लस इसके साथ आप जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14159 स्क्वायर कर देंगे, and when you going to solve it, you will end up with 94.78 ohm. ये हमारे पास Z3 आ जाएगा 94.78 ओम, ठीक है। फिर हम करेंगे Z5 के लिए, ये हो जाएगा 10 की स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 31.4159 स्क्वायर। सो दिस विल गोइंग टू गिव अस 157.4 ओम। दिस इज इक्वल टू Z5, दिस इज इक्वल टू 157.4 ओम। Next is basically Z7. We will have 10 की square plus 7 multiplied by 31.4159 की square, and this is going to give us basically 220.14 ohm, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा Z7
220.14 ओहम। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो Z9 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 की स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 31.4159 की होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव अस बेसिकली 282.92 Z9 इज इक्वल टू 282.92 ओहम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है अब यहाँ पे वैल्यूज़ निकल आई हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी एनफ, हमें इसकी फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसको जो है जो हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेशन की है इम्पीडेंस की, तो ये जो है ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब जो है ये ऑब्वियसली Z9 तक हमने क्यों किया, वी डोंट नीड टू गो फॉरवर्ड, यानी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं ना, इनका इफेक्ट बहुत स्लो बहुत कम हो जाता है। अब जो है इससे हम जो है डायरेक्टली I1, I3, I5, I7, तो ये हमारे पास निकल आएगा RMS वैल्यूज़ निकल आएंगी करंट के लिए भी। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास जो है I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास पहला V1 है और उसके नीचे Z1 है। सो 198 आपके पास है 198.1 डिवाइड बाय आपके पास है 32.97 ओहम। ये वोल्टेज है। दिस विल गिव अस एम्पेयर्स। ठीक है, ये हमें एम्पेयर्स दे देंगे, एंड ऑब्वियसली हमारे पास जो आ जाएगा वो 6 एम्पेयर 6 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6.01 एम्पेयर। फिर आ जाएगा I3 V3 ओवर Z3। ठीक है, वहाँ से वैल्यूज़ प्लेस कर लें, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 66.03 डिवाइड बाई 94.78 ओहम वोल्ट्स, और यहाँ के पास आ जाएगा 0.696 एम्पेयर। आगे हमारे पास I5 V5 ओवर Z5, तो वहाँ से वैल्यूज़ ले लें 39.61 वोल्ट्स एंड डिवाइड बाय 157.4 ओहम। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूँ तो ये आ जाएगा 0.356 एम्पेयर्स। I7 में देख लेता हूँ V7 ओवर Z7 तो वहाँ से मैं ले लूँ तो यहाँ पे मेरा जाएगा 28.3 वोल्ट्स और डिवाइड बाय 220.14 ओहम, एंड दिस विल गिव अस 0.18 ओहम 1 एम्पेयर 0.18 एम्पेयर टू एम्पेयर। और I9 इज इक्वल टू V9 ओवर Z9, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 30, क्या लिखा था मैंने, वोल्टेज मेरे पास जो होगी वो होगी 22 वोल्ट्स और 282.92 ओहम, एंड दिस विल गिव अस 0.077 एम्पेयर्स। तो इससे आगे जो है ना ये बहुत माइन्यूट, अब देखो 0.07 एम्पेयर्स पे चला गया, इससे बहुत कम हो जाता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल्स कि हम बहुत ज़्यादा जो जाके वो सॉल्व करें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास करंट की वैल्यूज़ भी आ गई 6 एम्पेयर। I3 जो है हमारे पास आ गया 0.96 एम्पेयर्स। I5 जो है वो आ गया 0.356 एम्पेयर्स। I7 हमारे पास आ गया 0.182 एम्पेयर्स। ठीक है, तो सही कर लेता हूँ 356 एम्पेयर्स 0.182 एम्पेयर्स। I9 इज इक्वल टू 0.07 एम्पेयर्स। तो बहुत कम हो गया इफेक्ट। ये हमारे पास जो है हार्मोनिक कंपोनेंट्स आ गए। जो पार्ट बी था हमारा वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने करंट्स की वैल्यूज़ भी निकाल ली, वोल्टेजेस हो गई, करंट्स हो गई। ये दो हमारे बेसिक पहले पार्ट थे। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ना आप टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सकें। पार्ट सी देखते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बस आपने प्रॉब्लम्स को समझना है, इसको देखना है। ऐसी कोई इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई इंट्रिकेट चीज़ों, सिंपल चीज़ों से जो है आपके पास वैल्यूज़ निकल आती हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये है कि या तो आप
इसके अलावा जो पहला कंपोनेंट है ना वो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट है, वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में नहीं आता। उससे आगे जो है उन सबको ऐड कर लें, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर लें। या यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि अगर आप टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप ले लें, आपके पास जो है VRMS स्क्वायर माइनस V1 RMS का स्क्वायर, ये माइनस कर दें, सिर्फ फंडामेंटल निकाल दें, बाकी सारा उधर ही रहेगा, तो आपके पास ओवरऑल जो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था VRMS स्क्वायर आपके पास क्या है 220 वोल्ट का स्क्वायर। अरे मैंने बताया स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए ना जो आपकी पीक वैल्यू होती है ना, जो आपकी पीक वैल्यू आ रही होती है वही जो है वो आपकी RMS वैल्यू बन जाती है। तो ये यहाँ पर वही आ गई, यहाँ से आ गया 198.1 वोल्ट की स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 0.4834 टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और वी कैन से दैट 48.34%। ये आपका पार्ट सी हो गया। वोल्टेज के लिए आपने सॉल्व कर लिया। करंट के लिए आप क्या करेंगे, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन करंट के लिए। तो करंट के लिए आप क्या करेंगे कि आपने सिर्फ ये करना है कि ये फंडामेंटल के अलावा आपके पास कंपोनेंट्स आई एस की स्क्वायर, IF की स्क्वायर RMS, ठीक है, I7 की स्क्वायर RMS प्लस I9 की RMS की स्क्वायर, ये सब ऐड कर दें। इससे आगे भी कर सकते हैं लेकिन इससे ये दीज आर एनफ। इसको ऐड करके आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 12.6%। तो ये वोल्टेज की आ गई, ये करंट इसकी आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास पावर आ गई। सो पावर के लिए आप क्या करेंगे, सुमेशन लगा दें साइन, ठीक है, और आपके पास ये है 135 और ये आ गया आपके पास PI, और दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू, मैंने पहले बताया था आपके पास जो है ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं I3 स्क्वायर RMS प्लस I5 स्क्वायर RMS प्लस I7 की स्क्वायर RMS, ठीक है, और प्लस I9 की स्क्वायर RMS। इसको मल्टीप्लाई आपको सिर्फ करना पड़ेगा कैसा, R के साथ। ये R के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल इवेंचुअली गेट दी पावर जो उसके है, और ये तकरीबन आती है 360। ये इसको आप मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल सकते हैं वैल्यूज़ की, जो है वो सारी पार्ट्स ऐड कर लें। ये सारी पार्ट्स ऐड होके भी आपके पास जो है टोटल पावर जो अब्जॉर्ब हो रही होगी वो आ जाएगी। इससे आगे के लिए आपको हार्मोनिक कंपोनेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती पावर अटेन करने के लिए। तो ये आपके पास पावर भी आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये प्रॉब्लम तो हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम से हम जो है वो एक चीज़ इवेंचुअली ड्राइव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है उसकी तरफ जाने के लिए। और वो ये है कि हम इसका पहले स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है, ये हमारे पास जो है फंडामेंटल है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 1F है, फिर ये हमारे पास 3F है, और F क्योंकि हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है तो ये 50 है, ये बेसिकली 100 है, ये 150 है, ये हमारे पास 200 है। ये मैंने इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स ले लिए हैं फॉर आवर डिस्कशन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यूज़ भी प्लॉट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं कि 200 तक हैं, तो ये 50 है, ये 100 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है। 50 पे अगर मैं देखूँ तो 50 पे मेरे पास आता है 198। तो ऑब्वियसली ये जो मेरे पास पहला कंपोनेंट वो यहाँ आ रहा है। 100 पे मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मेरे पास इसके ऑड कंपोनेंट्स हैं तो वो नहीं है। फिर मेरे पास V3 है जिसका मतलब थर्ड कंपोनेंट, ये 150 पे होगा, और ये 66 है, तो ये मैं अगर लूँ तो मेरा तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है मेरे पास 39 है जो 250 पे होगा, 39, तो ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जो है मेरे पास 28 है जो अराउंड जो है वो 350 पे आ रहा है, और इससे आगे मैं चला जाऊँ तो 450 पे मेरे पास आएगा, वो 20 वोल्ट्स पे आएगा। तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रा जो होता है ना, ये लाइंस पे मुश्तमिल होता है, इस तरह की डिस्क्रीट लाइंस जो हैं, ये मुझे बता रहा है, और ये ऑब्वियसली एक इन्वेलप भी शो कर रहा होता है। ये जो स्पेक्ट्रा है ना, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर हो या सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हो, ये सेम होगा, दोनों इन्वर्टर्स के लिए ये सेम होगा। तो सो वाई शुड वी लुक फॉर
क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ठीक है, इसी प्रॉब्लम में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है इसका। ठीक है, अब क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर के अंदर जो स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है उसने ये कहा है कि ये तो हमारे पास बाइपोलर वोल्टेज थी। मैंने अभी इसके पीछे लास्ट वीडियो में मैंने इसकी वेवफॉर्म भी बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, सॉरी स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, उसके अंदर बाइपोलर वोल्टेजेस होती हैं, वी डोंट हैव एनी। क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में हम एक और लेवल ऐड करते हैं और उसकी वजह से जो है हमारे पास क्या चीज़ अटेन होती है, इस स्पेक्ट्रा को हम होपफुली डिस्कस करेंगे क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर की वीडियो के हवाले से। तो सो जो यू मस्ट बेसिकली कीप दिस थिंग इन माइंड while we going to discuss about quasi-square inverter. Thank you.